हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविंदर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट पे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इस लेक्चर में हम जस्ट यही डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। तो वॉइड एग्रीमेंट वैसे तो हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता देता हूं। वॉइड एग्रीमेंट इज दैट एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसे हम एग्रीमेंट को बना तो सकते हैं लेकिन कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते। और अगर वैसे तो बड़ी सारी एग्जांपल्स मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन एक एग्जांपल अपने माइंड में रखना, सेक्शन 26 रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं किसी को मैरी करने से रोकने के लिए, तो ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं इलीगल एग्रीमेंट के बारे में, तो इलीगल एग्रीमेंट इज वन हुज क्रिएशन इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसकी क्रिएशन ही नहीं कर सकते हम, यानी कि जिसको बनाने से ही जो लॉ है वो साफ साफ मना करता है, फॉरबिड करता है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि अगर वो सी का मर्डर कर देगा तो बी को 5 लाख रुपए जो है वो पे किए जाएंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो इलीगल एग्रीमेंट है, और ऐसे एग्रीमेंट के बनने की क्रिएशन से ही लॉ साफ साफ मना करता है। तो एक जो वॉइड एग्रीमेंट होगा वो कभी भी पनिशेबल नहीं होगा। हाँ, हम उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन अगर हम ऐसा कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं तो उसकी कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इलीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसमें अगर आप कोई इलीगल एग्रीमेंट बना लेते हो तो उसकी आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, यानी कि ये पनिशेबल होगा। थर्ड पॉइंट में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो पनिशेबल नहीं है, इसका मतलब इसकी पेनल्टी भी कोई हमें नहीं लगेगी, कोई पेनलाइज हमें नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इलीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये पेनलाइज होगा, यानी कि इस पे हमें पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। और फोर्थ पॉइंट है जो हमारा, उसमें जस्ट ये चीज लिखी गई है कि जो वॉइड एग्रीमेंट होगा उसे कभी भी आईपीसी प्रोहिबिट नहीं करती, यानी कि इंडियन पीनल कोड उसे प्रोहिबिट नहीं करता किसी भी वॉइड एग्रीमेंट को बनने से। लेकिन आईपीसी साफ साफ मना करता है कोई भी इलीगल एग्रीमेंट को बनाने से। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं होते, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट वॉइड ही होंगे, लेकिन सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट ही होते हैं। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर होता है कि जो वॉइड एग्रीमेंट का स्कोप है वो वाइडर है, यानी कि वाइडर किससे है, वाइडर देन द इलीगल एग्रीमेंट। बट अगर हम बात करते हैं इलीगल एग्रीमेंट के स्कोप की, तो उसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, क्योंकि सारे के सारे एग्रीमेंट, अगर हम वॉइड की बात करते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट अपनी ही कैटेगरी में वॉइड है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट भी वॉइड है। तो इसलिए जो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी है, जो उसका स्कोप है वो ज्यादा बड़ा है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट जो है सिर्फ इसकी कैटेगरी में इलीगल एग्रीमेंट ही आते हैं, और ये भी क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कोलैटरल एग्रीमेंट टू ए वॉइड एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सबसे पहले तो हम इस चीज का मतलब समझ लेते हैं कि कोलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है। कोलैटरल एग्रीमेंट में दो एग्रीमेंट्स होते हैं, एक मेन एग्रीमेंट होता है और एक उसका सब्सिडरी एग्रीमेंट होता है। अब बताने वाली बात यह है कि अगर आपका जो मेन एग्रीमेंट है वो वॉइड है और उसी के साथ रिलेटेड आपने एक और एग्रीमेंट कर लिया, तो जरूरी नहीं कि वो भी वॉइड होगा, वो वैलिड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बी ने ए के साथ एग्रीमेंट किया कि अगर ए किसी से भी मैरिज नहीं करेगा तो बी उसे 5 लाख रुपए पे करेगा। आप सभी को पता है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो रहा है, मतलब ये वाला एग्रीमेंट टोटली क्या है, वॉइड है। बट अब जब बी ने उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लिया, बी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, बी गया सी के पास कि मुझे लोन चाहिए क्योंकि मैं ए के साथ एग्रीमेंट कर चुका हूं और मेरे पास जो है उसे पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो सी ने क्या किया, उसे लोन दे दिया। अब जो लोन दिया वो किस पर्पज के लिए दिया, जो उसने एग्रीमेंट में पेमेंट करनी थी उसको पे करने के लिए दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ वो तो वॉइड था क्योंकि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज था, लेकिन जो बी और सी के बीच में एग्रीमेंट हुआ वो एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, और सी जो है अपने पैसे इजीली रिकवर कर सकता है और इसको एनफोर्स करवा सकता है कोर्ट में जाके। तो अगर मैं बात करूं दूसरी साइड पे इलीगल एग्रीमेंट की, तो एक कोलैटरल एग्रीमेंट
टू एन इलीगल एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। यानी कि अगर आपका जो मेन वाला एग्रीमेंट इलीगल है तो उसके साथ आप जो सब्सिडरी एग्रीमेंट कर रहे हो वो भी वॉइड ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि तू अगर सी का जाके मर्डर कर देगा तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए जो है वो पे करूंगा। उन दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ, आपको ही पता है कि लॉ इसके बारे में साफ साफ मना करता है, फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है। तो इसका मतलब ये वाला एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट है। लेकिन सेम वही सिचुएशन उसके पास देने के लिए 2 लाख रुपए नहीं थे ए के पास। ए गया डी के पास और डी के पास जाके उसने बोला कि मुझे लोन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसमें मुझे अभी पेमेंट करनी है, मुझे मेरे डेट जो है वो पे करने हैं। तो अभी डी अगर ए को वो पेमेंट कर देगा, यानी कि लोन दे देगा, तो डी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपना लोन जो है वो रिकवर करे, क्योंकि इसमें ए और डी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो एक सब्सिडरी था किसका? इलीगल एग्रीमेंट का। वो इलीगल एग्रीमेंट क्या था? जो ए और बी के बीच में हुआ था। ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट था वो क्या था कि तूने मर्डर करना है, वो क्या था? इलीगल। और इसी का एक सब्सिडरी बना ए और डी के बीच में। तो अगर इलीगल का सब्सिडरी कोई भी होगा तो वो भी वॉइड ही माना जाएगा। आज का लेक्चर उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।